दोस्तों जैसा कि आप सब से और बहुत सारे ऐसे व्यूअर से ये सजेशन लिया गया था कि क्या इसका जो 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न झारखंड पर आधारित, झारखंड वस्तुनिष्ठ है और एकदम अपडेटेड वाला, क्या इसको करा दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे छात्रों ने कहा कि हाँ करा दिया जाए और ये अच्छी भी चीज है। मैंने पूरी बुक को थॉरली देखा है, तो ये बुक में जो चीजें जहाँ मिस्टेक वाली चीजें थी, डाटा गलत था, बहुत अपडेट कर दिया गया है। और अभी ये नई अपडेट की बुक है जिसमें सारी चीजें दी हुई है। और मनीष रंजन जो आईएएस हैं, जिनकी पुस्तक अभी झारखंड में काफी चल रही है, पिछले कुछ एग्जाम में जो हुआ है, जैसे जेपीएससी वगैरह में काफी इन्हीं का चला है, तो उसको देखते हुए हम लोग इसी को करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आज हम लोग इसमें शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास। ठीक है, इसमें कुल 275 प्रश्न प्लस को देखेंगे, 275 के आसपास प्रश्न होंगे। इसमें आपको झारखंड के कुछ क्वेश्चन अगर रहते हैं तो उसको नेक्स्ट सेशन में करा दिया जाएगा, और इसमें सवाल आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार इस सेशन को आप लाइक कीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो अगला इस वीडियो का नोटिफिकेशन होगा, नेक्स्ट इसके क्लास का जो नोटिफिकेशन होगा आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, इजीली पहुंच जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, आपको फिर ढूंढने की जरूरत ना हो कि कहां चला गया। तो उसके लिए आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर आ जाएगा, आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास। जैसा कि पता है कि झारखंड के इतिहास में आपको जितने भी सवाल हैं, आपके जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, या जिस चीज के जेटेट के एग्जाम दे रहे हो, तो सवाल इससे बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हम लोग जितना भी सवाल इसमें दिया हुआ किताब में, हम लोग इसको करते हुए चलते हैं। सेशन लंबा होगा, थोड़ा पेशेंस रख के और थोड़ा सा अपना अगर कहीं आपको लगता है कि नोट करने की जरूरत है तो आप खुद नोट भी कर लेंगे छोटा मोटा। और एक बात है, जैसे क्या है सेशन लंबा होगा तो इसमें क्या करेंगे कि अगर ये प्रश्न है और प्रश्न के साथ चार ऑप्शन नहीं पढ़ना है, इससे दो नुकसान है। पहला टाइम टेकन होगा, दूसरी बात है कि कोई चीजें दिमाग में बैठ जाती है। अगर गलत भी, मान लीजिए यहाँ पर इसका आंसर जो हो रहा है, मान लीजिए इसका आंसर होगा यहाँ पर प्रोटोस्टोलाइट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या है मंगोलाइट अगर भी पढ़ा जाए और दिमाग में ये चीज बैठ जाता है तो नुकसान होगा आपको, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये चीज जो है नहीं करेंगे। हम लोग इस सेशन में बढ़ते हैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर और उसका आंसर पढ़कर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? तो आपको पता है आंसर इसका प्रोटोस्टोलाइट होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने छात्रों, झारखंड में किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित है? आपको पता है कि हाल ही में इसको लेकर काफी चर्चा में रही है ये जगह, और इसका जो आंसर होगा डी होगा। इससे बहुत सारा प्रश्न बनेगा, इससे कुछ करंट अफेयर भी बनेंगे, और करंट अफेयर में उस चीज को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत चर्चित जगह रहा है हाल फिलहाल। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न जो है आपके सामने, देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? आपको पता है कि ये चीज, इसका जो आंसर है आपको हाल ही फिलहाल ये हजारीबाग वाला जो है जगह, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? कहां से मिला है? ये आपको इसको से मिला है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो होगा, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? रामगढ़ जिले का पूछा गया है। ठीक है, अभी तक तो उधर हजारीबाग चल रहा था, थोड़ा सा अगर डिफरेंट है तो क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छा से। इसका आंसर जो होगा कुसुमगढ़ होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखना है। छठा देखिए क्या है, पूरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब युग्म की बात कर रहे हैं, चार हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज हो सकता है गलत आपके दिमाग में बैठ जाए पढ़ने के चीजें, क्योंकि वर्ड कुछ होते हैं ऐसे कि दिमाग में बैठ जाते हैं। इसलिए इसका आंसर सीधा आपको बताते हैं, बजना पलामू होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा छात्रों, युग्म सही है, क्योंकि कहीं कहीं आपको यहां लिख सकता है युग्म सही नहीं है, तो कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अक्सर ये गलती होता है कि कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देने के बाद आपको आंसर पता है और कीवर्ड्स यहां ध्यान नहीं देने की वजह से आप गलत आंसर करके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सातवां, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? कहां से मिले हैं? ये ऑप्शन नंबर सी होगा, भवनाथपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? इसका देखिए आपको यहाँ चार ऑप्शन है आपके सामने। चार ऑप्शन में आपका आंसर जो इसमें होगा वो होगा भैंसा। ठीक है, यहाँ हम झारखंड के इतिहास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भैंसा का मिला है। नौवां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने
पर 8वीं सदी से लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूध पानी। ठीक है, दूध पानी जो जगह है वहां से उत्खनन होने पर 8वीं सदी में लेख प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आगे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में किस जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर स्थल जिले में स्थित है लिखा हुआ है, मतलब पूछ रहा है किस जिले में स्थित है। तो छात्रों इसका जो आंसर होगा वो होगा दूध पानी। आपको पता है बहुत सारे छात्र वहां से बिलोंग भी करते हैं, उनके अगल बगल से हजारीबाग आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष जो प्राप्त हुए हैं पालकालीन के जो मूर्तियों के, तो वो किस जिले से हुए हैं और किस जगह से हुए हैं। ठीक है, तो ये जगह जो है आपको डुमडुमा, आंसर जो है इसका डुमडुमा से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल कालीन कुंपा का किला कहां स्थित है। ठीक है, कुंपा पूछा जा रहा है, मुगल कालीन कुंपा का किला कहां स्थित है। आपका जो आंसर इसमें होगा वो होगा चतरा। ठीक है दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, हर कोई एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पे बढ़िए, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं। अब इसमें पूछा गया है नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर जो निर्मित मिले हैं, पत्थर जो मिला है, जो पत्थर चाकू वाला पत्थर मिला है, जैसे पत्थर का जो चाकू बनता है पहले जो जमाना में हुआ करता था, जिससे शिकार हुआ करता था। ठीक है, वो कहां से मिले हैं, तो उसका जो आंसर होगा आपका वो रारू नदी के किनारे। ठीक है, रारू नदी के तट पर मिला है, आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, चतरा जिले के डैश प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो क्या चीज के प्राप्त हुए हैं, इसमें जो पूछा गया है वो चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड। ठीक है, चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ साक्ष्य बोला जा रहा है, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्थल, कौन सा स्मारक, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं। तो आपको इसका आंसर जो है डालमी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग 16वां प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने है, बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। 16 नंबर का क्वेश्चन है बुद्धपुर। तो बुद्धपुर आपको पता है कहां है, बुद्धपुर जो है वो धनबाद में है। ठीक है, तो ये जो जगह धनबाद है थोड़ा सा वेस्ट बंगाल को भी लाइज करता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है आपको धनबाद ही मारना होगा, थोड़ा सा उस जगह को लाइज करता है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं। ठीक है, जो किस काल से संबंधित है आपको पूछा गया है, इसका आंसर जो होगा वो पूर्व पाषाण काल होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों एक बार और आपको बता दें कि हम 4 ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि कभी कभी हम लोग, ह्यूमन नेचर होता है कि जो वर्ड्स अच्छे लगते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ऐसा करना कि अगर 4 ऑप्शन को पढ़ना तो एक टाइम टेकन होगा। ठीक है, वीडियो को लंबा करने का ये सब एक तरीका होता है, और जब कुछ एमसीक्यूज होता है तो 4 आपके सामने पढ़ा जाता है। जब ये लंबा सेशन हो रहा है और आपको बस याद कराना है कि बस याद होना है, तो क्वेश्चन के साथ सीधा उसका आंसर बताना ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 18 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए साहित्यिक स्रोत से है। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बहुत ऐसे मेरे छात्र को पता होगा कि वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर, देखिए ध्यान रखिएगा सब कुछ ना कुछ किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ वैदिक साहित्य में पूछा जा रहा है, तो ये आंसर जो होगा खुखरा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 का पर आइए, भारत के डैश पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का वर्णन हुआ है। ठीक है, कहीं पुंडरिक लिखता है, कहीं पुंडरिक लिखता है। ठीक है, तो आपको इस वर्ड को पकड़कर चलना है, जिसका आंसर होगा दिग्विजय। ठीक है,
भारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो क्या क्या कहा गया झारखंड क्षेत्र को? पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, पशु भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है? ठीक है, 21 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा शम्स ए सिराज अफीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने ये कबीरदास होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट बढ़ते चलते हैं, समय काफी हो रहा है और क्वेश्चन भी बहुत कम हुआ है, जबकि हम लोग को बहुत लंबा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द नीरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? तो कीवर्ड्स में याद रखिएगा, द नीरियोलिथिक पैटर्न। ठीक है, द नीरियोलिथिक पैटर्न टाइप का जो आ रहा है वो किसका है? वो जो है बोरमैन का है। ठीक है, तो कीवर्ड से याद रखना है, बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, बहुत सारा आता है इस तरह से कि इसका लेखक कौन है, ये चीज का। आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसकी पुस्तक के चेरो, खारवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारियां प्राप्त होती है? 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा D.N. मजुमदार। ठीक है, मजुमदार जी का किताब में ये चीज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर आपके सामने है, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर की लेखक कौन है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर की लेखक कौन है? डाल्टन। ठीक है, आगे बढ़िए, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नॉट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है भाई? तो वो है एल टिकेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन होगा और 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, हजारीबाग जिले के पूरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी नंबर, 1991 में कराया गया था। ठीक है, 1991 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए जाते हैं? तो 28 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा इसको। दोस्तों बहुत ज्यादा स्पीड में अगर पढ़ देंगे तो फिर आपका कुछ चीजें क्या होता है कि पढ़ने के धीरे धीरे पढ़ने के साथ वो बैठता जाता है दिमाग में। बहुत स्पीड, 2-4 क्वेश्चन तो है नहीं कि बहुत स्पीड पढ़ के आपको बता दिया जाए, एक क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इसको इतने इत्मीनान से पढ़ा जाए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? चाईबासा में आपको पूछा गया है कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है दरगाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पत्थर के स्लेट नव पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो बुरजू से मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर पे आइए, दरगामा गांव डैश कालीन स्थान कहां है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ताम्र पाषाण। अब इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? दरगामा गांव ताम्र पाषाण कालीन स्थान है, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि दरगामा गांव क्या है? ताम्र पाषाणकालीन स्थान है, जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 32 नंबर, किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? लोहे की आरी आपको पता है क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने है, इसका आंसर होगा बसिया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि लोहे की आरी जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल से जो मिला था, लोहे की आरी वो कहां से मिला था भाई? ठीक है, वो मिला था बसिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, तो इस तरह से जो थोड़ा थोड़ा ये किया हुआ है, ये बहुत अच्छा किया हुआ है, जिससे पता चलता है कि क्वेश्चन हमारा कहां से है। 33 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है,
निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जो आंसर होगा ये बिरहोर होगा। ठीक है, आपको पता है जनजाति जो है ये बहुत प्राचीन है, इसको माना जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? किनको माना गया है? तो वो उनको असुर को माना गया है। ठीक है, असुर को माना गया कि झारखंड की जो जनजाति है, संबंध पूछा गया है कि वे भवन निर्माण में के कला में निपुण थे, तो असुर जनजाति थी। ठीक है, ये सब विलुप्त होती जनजाति है। आपको भी सवाल पूछा जाएगा कि ये सब जनजाति में क्या है, तो ये विलुप्त होती जनजाति, झारखंड की विलुप्त होती जनजाति है। सरकार ने इन पे कदम उठाया है इनकी जनजाति को संरक्षण देने के लिए। विशेषतः ये जनजाति आपको बड़ी जंगलों में या जब जंगल वाले एरिया में कम पढ़े लिखे और आपको जंगल से ज्यादा जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर पे, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? खड़िया जनजाति का प्रथम बस्ती जो थी खड़िया जनजाति की, उसका प्रमाण किस नदी से मिलता है भाई? तो उसका प्रमाण जो मिलता है आपको दक्षिणी कोयल नदी से मिलती है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी से ही इनका सबसे पहले प्रमाण मिलता है खड़िया जनजाति का, जो पहला बस्ती था उनका प्रमाण। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति से संबंध में माना गया है कि ये लोग तिब्बत से आए हैं? ठीक है, कौन सी ऐसी जनजाति को माना गया है कि ये तिब्बत से आए हैं? वो जो है मुंडा को बोला गया है कि मुंडा जो है सो तिब्बत से आए हुए हैं। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, मदरा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया गया? ठीक है, मदरा मुंडा को किस जनजाति का नेता नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने है, और इस आंसर का जो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपको सुतिया पाहन। ठीक है, सुतिया पाहन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण भारत से, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? दक्षिण भारत से, इस बात को ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत से सवाल बहुत सारे एग्जाम में झारखंड में पूछे गए हैं, और अभी जितनी वैकेंसीज आई है, जितने भी, चाहे वो जेपीएससी हो, जेटेट हो, जेएसएससी में तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, सवाल तो आपको यहाँ से पूछना ही है। तो इस चीजों को ध्यान देते हुए आप चलेंगे। बहुत देखिए, ये पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है, लाख पढ़ लीजिए, आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, या सवाल बहुत ज्यादा एमसीक्यूज होता है तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये उरांव जनजाति को माना जाता है कि दक्षिण भारत से आई हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपके सामने है। 39 नंबर में क्या है, किस जनजाति भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? अब पूछा गया है झारखंड में कौन सी ऐसी भाषा की समानता है जो कन्नड़ से पाई गई है। ठीक है, तो कन्नड़ से पाने वाली जो इसमें समानता पूछी गई है वो कुड़ुख की है। कुड़ुख का समानता किससे है? कन्नड़ से है। ठीक है, कन्नड़, कुड़ुख कन्नड़। चलिए 40 नंबर, किस काल में संथालों को संथाल परगना के क्षेत्र में बसाया गया था? ठीक है, संथालों को संथाल परगना के क्षेत्र में बसाया गया था, वो काल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा वो काल था। वो कौन था? ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल में सबको बसाया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए। उरांव जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुतियां पता है आपको क्या होता है? उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इसे मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? किस जनजाति ने इसे मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? ठीक है, तो ये जो है आपका मुंडा जनजाति ने प्रेरित किया था मांस खाने के लिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए यहाँ पूछा गया अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश। ठीक है, अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए, सब कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ जो नाम का प्रयोग किया गया है वो श्रीवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 नंबर पे आइए। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? सवाल ये है और ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन का आंसर बहुत सारे ऐसे छात्रों को पता होगा, हालांकि कुछ और क्वेश्चन होगा जिसपे हम आपको कमेंट में उसका आंसर मांगेंगे। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा सबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, झारखंड बौद्ध धर्म के
के झारखंड में बौद्ध धर्म की क्या है उसके हिसाब से क्वेश्चन जो बनता है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? झारखंड बताई है। उस समय झारखंड बिहार एक साथ हुआ करती थी। और निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में बौद्ध की जन्म, मतलब ये पूछा गया है कि कौन किसने अपनी गौतम बुद्ध को जन्मभूमि बता दिया है झारखंड को। ठीक है, तो ये सवाल बस देखिए बनकर आया है, सवाल जो है उसका आंसर आपको जानना है। ये जो है डॉक्टर वीरोत्तम ने बताया है। आगे बढ़िए, 45 नंबर का क्वेश्चन जो है देखिए, अभी तक हम लोग 44-45 पूछे और एक समय काफी हो रहा है, हम लोग को लगता है कि थोड़ा स्पीड से और बढ़ना चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट स्पीड से। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? कीवर्ड्स झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वीरोत्तम। डॉक्टर वीरोत्तम ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने पाकवीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की? पाकवीरा में बौद्ध खंडहर की खोज किसने की? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आरसी बोकन ने। आरसी बोकन ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन, खूंटी जिले के डैश ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? क्या हुआ है? तो वेलवा दाग। खूंटी जिले के वेलवा दाग ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजमहल क्षेत्र में स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? 48 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपके सामने है और ये होगा कनिंघम। ठीक है, कनिंघम ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए है, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? किस राजवंश के सिक्के के जो रांची के आसपास क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। वो जो है वो कुषाण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक बार और आप लोगों से इस सेशन में जो भी हैं जो लाइक का बटन नहीं दबाएं, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। हर कोई जो है एक बार शेयर कीजिएगा, शेयर करके फिर वापिस आइए और कंटिन्यू रहिए इस पे। ठीक है, तो इस पे बढ़ने 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर के परिसर से प्राप्त हुए? भद्रकाली मंदिर कहाँ आपको पता है? ठीक है, चतरा जिले में आप जाते हैं तो वहां भद्रकाली की मंदिर है। तो वहां क्या पूछा गया, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां? तो यहाँ कौन सी सदी की बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां यहाँ उनके परिसर से प्राप्त हुई है। अब चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड के क्षेत्र में जैन धर्म का क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कसाई और दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, बात वही है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा जैन धर्म का मिला है। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? अब आपको बताना ही 4 में से कौन सा एक स्थल है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पवनपुर। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? ठीक है, कहाँ मिलता है? जैन धर्म के का मिलता है। तो 54 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 53 नंबर का क्वेश्चन का है। 53 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर इसका जो होगा वो होगा आचारांग सूत्र। ठीक है, आचारांग सूत्र जो है यहीं से इसका विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर पे देखिए, जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ पर हुई थी? कितने तीर्थंकर को हुई थी मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पे? इसके बारे में सवाल पूछा गया है और उसका जो आंसर होगा वो आंसर जो है 20 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। टोटल 20 को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे, किस जैन तीर्थंकर की महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? आपको पता है कि किनका हुआ था और इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी को रखा गया नाम। ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे। इनको यहाँ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्या है 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। संवेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? आपको पता है कि संवेद शिखर जी पहाड़ी पार्श्वनाथ को कहा जाता है और ये गिरिडीह जिले में स्थित है। आप कभी जाएंगे तो उसके नीचे बेसमेंट ऊपर पहाड़ी में बहुत सारी मंदिर है, उसके नीचे एक नीचे मधुबन है, बहुत अच्छी अच्छी जैन की मंदिरें हैं, बहुत अच्छी कलाकृति की मंदिरें हैं। और ऊपर जब पहाड़ से आप चढ़कर बहुत ऊंचा जाते हैं, धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ के जाते हैं, वहां भी कुछ ऊपर में कुछ आपको मंदिर मिलेगी और देखने को अच्छे अच्छे मंदिरें हैं वहां। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपके सामने है। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी बॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन है। झारखंड मगध साम्राज्य के कुछ उसके हिसाब से जो सवाल बनता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके सामने जो आंसर है वो है कीकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर पे आइए क्या है। झारखंड का पहाड़ी पठारी और जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में थे? इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है 59 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मगध। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। मगध का विस्तार गंगा और कौन सी नदी के बीच में हुआ है? मगध का विस्तार, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसका आंसर कि मगध का विस्तार कहाँ है, मगध कहाँ है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बिहार में है और इसका विस्तार आपको गंगा नदी पता है। गंगा नदी के बाद कौन सी एक नदी है जिसके बीच में जो मगध का विस्तार होता है? तो ये जो है सोन नदी है, आपको पता है। सोन नदी बिहार की जो है दक्षिण बिहार की नदी है। ठीक है, और ये इधर से दक्षिण की ओर से जाकर मिलती है। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने है। मौर्य साम्राज्य के से जो क्वेश्चन बनकर आएगा। क्वेश्चन 61 नंबर है। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? किस इतिहासकार के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से इतिहासकार ने बताया था इस बात को? तो किसने बताया था? आर राम शास्त्री ने बताया था इस बात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर पे आते हैं दोस्तों। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख हुआ है? ठीक है, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है वो आपको 13वें शिलालेख में हुआ है। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि आप कहीं भी एग्जाम देते हैं, किसी भी लेवल का एग्जाम देते हैं और इससे अगर सवाल बनता है आपका इतिहास से, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 63 नंबर का जो है, अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? ठीक है, किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है आटव जनजाति का उल्लेख। किनके? अशोक के शिलालेख में। अशोक के शिलालेख में आटव जनजाति का उल्लेख मिलता है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए 64। निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, कुकुर देश पूछा गया है। कहीं कुकुट है, कहीं कुकुर देश है, किकिट देश है, बहुत सारा है। आपको हर एक चीज वहां क्वेश्चन बनता आएगा, आपको बताते चलेंगे। फिलहाल इसमें जो पूछा गया है कुकुर देश के बारे में, किसमें पूछा गया है, किसमें किया गया है? तो वो जो है अर्थशास्त्र में पूछा गया है, जिसको किकिट देश वगैरह भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 65 नंबर का। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को, ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? ठीक है, तो किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी छात्रों? 65 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आटविका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? हीरा प्राप्त के बारे में पूछा गया है। आपको सोना का प्राप्ति भी पूछा जाएगा, तो आपको पता है कि किस नदी से है। आपको स्वर्णरेखा नदी से सोना की प्राप्ति है। फिलहाल यहाँ पर आपको पूछा गया है कि हीरा की प्राप्ति का अवशेष कहाँ से मिलता है, अर्थशास्त्र में कहाँ चर्चा हुआ है झारखंड में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा इंद्रवाहक नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब इंद्रवाहक में आपको हीरा मिलता है, स्वर्णरेखा में आपको सोना मिलता है। ठीक है, और आपको पता है कि दामोदर जो नदी है इसके अगल बगल कोयला के बहुत संचित भंडार हैं, बहुत बड़े भंडार हैं। तो ये नदी के बगल में आपको बहुत सारा कोलफील्ड, कोल माइनिंग भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 67 नंबर। मौर्य काल में
ताम्रलिप्त एक प्रसिद्ध क्या था, ताम्रलिप्त क्या प्रसिद्ध था मौर्य काल में, तो ये जो था एक बंदरगाह था। ठीक है, ठीक है, मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 पे आइए, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। सवाल आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, इसको ऑप्शन का आंसर होगा दक्षिणा पथ, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जिस पे चर्चा नहीं करना है विशेष, उस पे कोई करके फायदा नहीं है। ठीक है, जिसका आंसर सीधा है, उससे सवाल अगल बगल वो है ही नहीं, तो उस पे करके अब आपको भी देखिए इतना सारा सवाल है, आपको इस बहुत ज्यादा विश्लेषण करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको तो मजा आएगा कि बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो समय और स्थिति देख के बताया जाता है। बस आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ये जरूरी है। 69 क्वेश्चन का आंसर देखिए। 69 क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस क्षेत्र से इंडोसिथियन सिक्के, इंडोसिथियन पूछा गया है कि इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 69 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपको चाईबासा से। चाईबासा से क्या मिला है दोस्तों, वो इंडोसिथियन सिक्के मिले हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 70 नंबर में क्या है, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। अब गुप्त शासक के बारे में पूछा गया है, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान जो चलाया था, लेकिन वो कौन था, गुप्त शासक के बारे में पूछा गया है। तो वो जो आंसर आपके सामने होगा वो होगा समुद्रगुप्त। इसकी चर्चा किताबों में भी की गई है। 71 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो मुरुंड शब्द देश का जो प्रयोग किया है किसने किया, हरिसेन ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। वेनसांग के अनुसार, वेनसांग आपको पता है कि कौन चीनी यात्री था। वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, पूरे झारखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की बात किया गया है। आपको पता होगा वेनसांग के समय में अगर किनका शासन काल हुआ करता था या उनसे पहले अगर कोई शासन था, उनके बारे में वेनसांग ने लिखा है झारखंड के क्षेत्र में कि उनका जो स्थापना, उनको पूरा आधिपत्य उनका हो गया था। वो शशांक के बारे में बोला गया था। शशांक एक शैव धर्म का जो है वो शैव धर्म को मानने वाले थे। बोधि वृक्ष इन्होंने ही कटवाया था बोध गया का। ठीक है, और बौद्ध धर्म के कई मंदिरों का नरसंहार भी शशांक के द्वारा ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 73 जो है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था। आपको अभी ऊपर आंसर जो इसमें डिस्कस किया गया उसके अनुसार आपको पता है शैव धर्म का था, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन आइए दोस्तों, निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया। कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार बोला जाता है आक्रमण नहीं किया, यहाँ लिख दिया है। अब थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे और अगर गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए यहाँ किया है नहीं किया है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सातवाहन। सातवाहन ने नहीं किया है, यही एक राजवंश ऐसा था जो नहीं किया है। अब इसमें आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कौन कौन किया है। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी। रक्सैल राजवंश का संबंध किससे है, तो ये जो है पलामू राजवंश, पलामू का राजवंश था। रक्सैल राजवंश का संबंध पलामू जिले से था। ठीक है, आगे देखिए यह राजवंश की बात की जा रही है। रक्सैल, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रक्सैल राजवंश डैश देके पलामू मारिएगा। क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था, ये जो है आपका सीभू से था। ठीक है, सीभू से था। ये भी इस तरह का नोट्स आप कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 77 नंबर का क्वेश्चन। 77 नंबर का, किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी। छोटा नागपुर क्षेत्र में जो खास क्षेत्र में हुई थी उस राजवंश का नाम बताइए। सॉरी, ए नंबर होगा नागवंश। ठीक है, नागवंश का हुआ। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर जो होगा देखिए आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यह बहुत अच्छे से आप देखिए यहाँ रीता मुंडा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पढ़कर थोड़ा धुंधला है तो सब आपको दिखा देते हैं। पहला रीता मुंडा है, दूसरा सूतिया पहान है, सी का बिरसा मुंडा है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको पता है कि इसका आंसर रीता मुंडा होगा। ठीक है,
79 नंबर का ये क्वेश्चन क्या है, सूतिया नागखंड राज्य किस गढ़ों से विभक्त था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आप लोगों के सामने होगा ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था, तो ये 7 गढ़ों में विभक्त था। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं है। अब आपको इसके साथ साथ याद रखना होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो पूछा गया है 7 में से कौन सा एक है जो नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पलामू गढ़, जो इसका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूतिया नागखंड का एक गढ़ था। अब देखिए ऊपर में पूछा गया नहीं था, यहाँ पूछा जा रहा है था, तो आंसर इसका आपको बता देते हैं कि इसका आंसर होगा सुरजूगढ़। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सूतिया नागखंड का जो एक गढ़ आपको सुरजूगढ़ में भी था। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सूतिया पहाड़ ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभक्त किया था। ठीक है, याद रखना है आपको कितने परगनों में विभक्त किया था, वो था 21 परगनों में विभक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 83 नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपके सामने सवाल कीबोर्ड से नहीं था, तो 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बुद्धपुर। ठीक है, बुद्धपुर नहीं था। बाकी इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से यही होगा कि नहीं था। नागवंश के बारे में जान लेते हैं कि नागवंश से कितने सवाल बनते हैं, क्योंकि जितने भी वंश है उससे सवाल तो पूछा ही जाता है। तो इसमें जो सवाल होगा आपको 84 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें सिर्फ आप एसएससी सीजीएल जो सचिवालय है उसी का मत सोचिएगा कि होगा। आप झारखंड में कितना फॉर्म अभी आया हुआ आपने देखा, और अगर एग्जाम लेना स्टार्ट किया तो एग्जाम आपका, हालांकि आप तो आउटडेटेड तो होगा नहीं, ये तो चीजें स्थिर है, स्टैटिक पोर्शन है। कुछ अपडेटेड चीजें हैं वो आपको हम इसमें बताते चलेंगे। ठीक है, तो अभी जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं उस सारी के लिए ये आपको फायदा होगा, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट में जो भी होगी, मतलब जितनी भी एग्जाम झारखंड में होगी, झारखंड का सवाल तो पूछना ही है। तो इस चीज से आपको बचकर नहीं रहना है, ये चीज आपको लेकर ही चलना होगा। चलिए अगला सवाल जो है नागवंश से है, फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी। आपको पता है कि इसका आंसर, इसका जो सवाल का आंसर है नागवंशी होगा, क्योंकि नागवंश पे है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंश शासक का आधिपत्य नहीं था। नहीं था। ठीक है, कीवर्ड पे ध्यान देना है, नागवंशी शासक का आधिपत्य किधर कहां नहीं था। ये गढ़वा में नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी। इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सूचना दी थी। ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन है, नागवंश शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ है। ठीक है, और इसमें आपको और भी सवाल पूछे जाएंगे। इसका जो आंसर फिलहाल होगा वो होगा सुतियांबे। ठीक है, तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे बनाया था। फिर आपको इसमें सवाल और आगे भी और भी बनेगा, देखिए क्या है। 88 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभक्त किया था। नागवंशी शासकों के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने शासकों ने विभक्त किया था दोस्तों, तो वो जो है 66 परगनों में विभक्त किया था नागवंशी शासकों ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 89 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी। सवाल अच्छा है, जेपीएससी में भी इस चीज का सवाल प्रीवियस ईयर जेपीएससी अगर अभी तैयारी कर रहे होंगे या बना रहे होंगे तो उसमें सवाल पूछा गया है। तो किसने नागवंशावली तैयार की है भाई। 89 क्वेश्चन का आंसर होगा बेनीराम मेहता ने तैयार की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन नागवंश शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया। अभी आपको बताया गया कि आगे बताएंगे, तो नागवंश की राजधानी कौन से ऐसे शासक थे जिसने सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया कर दी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ठीक है, पहले आपको सुतियांबे किसने की, फनी मुकुट राय ने की। अब आपको सुतियांबे से चुटिया किसने की। ठीक है, किसने की चुटिया, प्रताप राय ने की थी। ठीक है, प्रताप राय ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
91 नंबर पे चलिए, 91 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी, नागवंश शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो 91 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा कर्ण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 नंबर पे आई क्या है, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? ठीक है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से, ठीक है, इससे क्या पता चला कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था झारखंड पे, एक सवाल ये भी बनता है। और 92 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भीमकर्ण ने अपनी राजधानी बदली थी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश राजपूत वंश था? ठीक है, राजपूत राजवंश के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा आपको पता है, रक्षायल वंश राजपूत राजवंश था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 94 नंबर पे आई, पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्षायल वंश कितनी शाखाओं में विभक्त हो गया था? ठीक है, पलामू क्षेत्र में पहुंचने के बाद रक्षायल वंश जो राजपूत वंश था कितने क्षेत्रों में विभाजित हो गया था? ये आपको 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया था। कुंडेलवा किस वंश का शासक था? कुंडेलवा किस वंश का शासक था? तो ये जो था रक्षायल वंश का शासक था। ठीक है, अब 96 नंबर क्वेश्चन पे आइए, पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? जपला प्रसिद्ध है आपको सीमेंट के लिए भी स्थान जो है। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन जो है, पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? किसने किया था भाई? तो इसमें चेरो खारवार वंश ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर पे आइए क्या है, चेरो खारवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक के बारे में पूछा जा रहा है, चेरो खारवार जनजाति के सबसे प्रतापी शासक कौन था भाई? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा प्रताप धवल खारवार। ठीक है, याद रखना है, सबसे प्रतापी जो शासक था चेरो खारवार का प्रताप धवल खारवार था। 98 नंबर क्वेश्चन पे आइए, तिलैथ, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? तो ये है चेरो वंश। ठीक है, चेरो खारवार वंश से। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? ठीक है, दक्षिण भारत से उराव जनजाति के साथ एक और जनजाति प्रवेश किया है। तो याद रखना है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर और पूर्व भारत की ओर जो आने वाली जनजाति है, कौन कौन सी जनजाति है? उराव जनजाति है, और उसके साथ जो एक और जनजाति आई है वो कौन सी है? मार जनजाति है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे, मानवंश पे है, हजारीबाग और सिंहबू क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? ठीक है, इसका जो आंसर होगा मानवंश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन पे होगा। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे पहले अगर जो भी इस चैनल पे अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें, कंजूसी ना करें, लाइक बटन दबाएं, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो कम से कम आपको लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं जा रहा है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, एक बार देख लीजिए कि सब्सक्राइब जो आपका लिखा हुआ है वो सब्सक्राइब्ड है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब्ड नहीं है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को छूइएगा तो सबसे ऊपर में ऑल लिखेगा, ऑल को टच कर दीजिएगा। इससे आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, ना आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत है, ये सब चीजें फ्री में होती है, तो आपको कर लेना है ताकि हमें भी मेहनत करने में मजा आए। आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन पे, मानवंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर जो धनबाद में है का शिलालेख था, जो कवि, कौन सा कवि थे भाई? कवि के द्वारा लिखा हुआ था ये जो कवि का लिखा हुआ था वो गंगाधर कवि लिखे हुए थे इस पे। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारा सवाल अभी बाकी है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? पंचेत क्षेत्र आपको पता है कि कहा है धनबाद में, पंचेत वाला जो डैम है उसी का एरिया जो क्षेत्र है वो पंचेत है, तो उस क्षेत्र में जो किया था पलायन कौन था? ठीक है, 102 नंबर का आंसर जो होगा वो सवर जनजाति है। सवर जनजाति ही पंचेत क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखिए 103 नंबर है, बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी?
आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि वावदेव। चलिए इस आंसर का आंसर जो है इसका कमेंट करके आपको बताना है। हर किसी को कमेंट एक बार करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका ये मार दी तो ये नहीं समझना कि यही पंचायत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो चीज आपको बताना है कि वावदेव सिंह जो किस राज्य की स्थापना किए थे। ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा और आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप पूरा कमेंट करके, आपको कमेंट देखा जाएगा और आपका कमेंट जो है आप डाला भी जाएगा चैनल पे कि किन्होंने कमेंट किया है। और नेक्स्ट जो आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको आपका ये दिखाएंगे सामने स्क्रीन पे। चलिए 104 पे आइए। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? किनके बारे में कहा जाता है भाई? रामगढ़, ठीक है, ठीक है। रामगढ़ के जो शासक थे उनके बारे में कहा जाता है। 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी बदलती रही है, लेकिन पहले जो राजधानी सिसिया थी, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शन एक ही है, और भी इसका राजधानी रही है। 106 नंबर पे आइए। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी? किस राज्य की स्थापना हुई थी भाई? सवाल बहुत अच्छा है। खरगडिहा, ठीक है, खरगडिहा राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो खरगडिहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। 107 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? 107 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। खरगडिहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? और बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आपको कमेंट में करके नहीं, चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। जो आपको कमेंट में पूछा गया है बस उसी का आंसर आप बताएंगे। इसका जो किसने स्थापना किया था? तो हंस राजदेव ने स्थापना किया था। किसका? तो खरगडिहा राज्य का, ठीक है। 108वां क्वेश्चन पे आइए। पंचायत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित है? आपको पता है कि अभी पंचायत किस जगह पे है और उस समय क्या बोला जाता था? पंचायत को क्या बोला जाता था? आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा मानभूम, ठीक है। वो जो क्षेत्र है उसको मानभूम बोला जाता था। अभी देखिए 109 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सारा है दोस्तों, समय काफी होने चलिए, थोड़ा थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे। हालांकि एक बार आपको इससे पूरा झारखंड के इतिहास का पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा हर क्वेश्चन। निम्न में से किस राजा का संबंध पंचायत राज्य से था? पंचायत राज्य से था पूछा जा रहा है। 109 क्वेश्चन देखिए। 109 पे का आंसर जो होगा वो होगा अनित लाल, ठीक है। निम्न में से किस राजा का संबंध पंचायत राज्य से था? अनित लाल। 110 नंबर क्वेश्चन पे आइए। पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह जो इसमें था वो था आपका कपिला गाय का पूंछ। कपिला गाय का पूंछ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 111 पर आइए। क्या है 111 नंबर पे? निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? ठीक है, सिंह वंश का प्रभुत्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो सिंघू में था, ठीक है। 112 नंबर पे आइए। निम्न में से किसने सिंघू को पोढ़ाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा है? ठीक है, किसने कहा है भाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा W हंटर ने। यहाँ W हंटर लिखा है, कहीं आपको W हंटर लिख देगा, कहीं आपको सिर्फ हंटर लिख देगा, तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 113 पर आइए। शिवभो सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? 113 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी होगा टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? पोढ़ाट राज्य के संस्थापक कौन थे? अब इसमें पोढ़ाट राज्य के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके पोढ़ाट राज्य के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 115 नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस सिंह वंशीय शासक ने पैरा देवी को अपने राज्य की अधिशास्त्री देवी के रूप में स्थापित किया है? ठीक है, ठीक है। तो किसने किया है इसको? देखिए ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। 115 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, अच्युत सिंह ने, ठीक है। और 16 नंबर का 116 नंबर का होगा। दोस्तों थोड़ा मैं भी पानी पी लेता हूँ, बोलते बोलते थोड़ा गला सूख जाता है। आप लोग
आइए बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुइयां विद्रोह शुरू हुआ था। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जगन्नाथ सिंह। 117 नंबर पे आइए क्या है, निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थन माना जाता था। नरबली जो प्रथा था उनका समर्थक माना जाता था, जो समर्थन करते थे, कौन सा राजवंश के थे, कौन सा राजवंश के ऐसा राजा थे, तो वो थे ढाल वंश में चला करता था, जो नरबली को समर्थन देता था। ये आपको ढाल वंश बी ऑप्शन हो जाएगा। 118 में देखिए है, किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। ठीक है, ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक के द्वारा की गई थी। तो 118 का जो आंसर होगा वो होगा बेंगलर। ठीक है, बेंगलर के अनुसार ये चीज था, बेंगलर ने ये चीज बोला था। 119 पे आइए, 119 के जो क्वेश्चन का संदर्भ है वो है मध्यकालीन इतिहास झारखंड और दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में क्वेश्चन जो बनता है उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि इल्तुतमिश और बलबन के 119 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश और बलबन के शासन काल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हरिकर्ण, ऑप्शन नंबर सी। 120 नंबर क्वेश्चन पे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। आक्रमण करने के बाद जो कर वसूली की थी, तो इसका सेनापति कौन था आपको पता है, इसका सेनापति था आपको छज्जू मलिक। ठीक है, छज्जू मलिक था। ये सवाल आपका झारखंड से बाहर पूछा जा सकता है, सामान्य अध्ययन में भी पूछा जा सकता है। 121 नंबर क्वेश्चन पे आइए क्या है, 121 नंबर क्वेश्चन जो है, किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था। बीघा के किले पर अधिकार करने वाला कौन था, तो वो था तुगलक वंश। ठीक है, आगे बढ़िए क्या। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था। सतगांव को राजधानी बनाया था, पता है कि सतगांव कहां पर है, तो इसको राजधानी किसने बनाया था। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, फिरोज शाह तुगलक ने सतगांव को अपनी राजधानी बनाया था। 123 नंबर पे आइए, 123 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री डैश ने की थी। किसने की थी, तो इसका जो आंसर होगा कपिलेंद्र। ठीक है, कपिलेंद्र। तो सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री कपिलेंद्र ने की थी। 124 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 124 नंबर है, कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। सवाल अच्छा है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। 124 नंबर का है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही आंसर जो होगा वो होगा रक्सैल वंश और नागवंश। ठीक है, रक्सैल वंश और नागवंश, इसके बीच में भयानक युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 नंबर पे, निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है, हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, ये सवाल आपका ऑप्शन में ही देख के बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि हल्दी घाटी किसे कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है कोराम्बे को। ठीक है, 126 नंबर पे आइए, चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे। 126 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है कृष्णदास है। ठीक है, कृष्णदास, इन्होंने ही रचना किया था। 127 नंबर पे आइए, किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है चैतन्य चरितामृत में, तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो कोराम्बे का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लेना आपको। 128 नंबर देखिए क्या है, मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था। भाई पलामू में किसका शासन था मुगल वंश के समय, तो यहाँ का जो आपको क्षेत्र, लोकल क्षेत्र जो वंश के थे, उसमें कौन सा शासक ऐसा शासन करते थे जब मुगल वंश का था। तो 128 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो आपके सामने है वो है रक्सैल वंश, जो राजपूत वंश था उसका। क्वेश्चन 129 पर आइए, द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है। द नागवंशी एंड चेरोज किसकी पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है आपको वो है बी वीरोत्तम का। ठीक है, बी वीरोत्तम का। 130 नंबर क्वेश्चन आइए, 130 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है। वी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है, तो ये जो माना है आपको पता है भगवत राय को माना गया है चेरो वंश का संस्थापक। तो ये चीज याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। भगवत राय, चेरो वंश का संस्थापक कौन है, भगवत राय। 131 नंबर पे आइए, शेर शाह ने किसे
पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? शेरशाह पता है कौन है? शेरशाह ने किसको पराजित कर राजमहल क्षेत्र पे अधिकार किया था? बोलिए। इसमें जो सवाल का आंसर है वो हुमायूं पे किया था। ठीक है, हुमायूं के बीच में युद्ध, हुमायूं का उसमें आधिपत्य हुआ करता था, क्षेत्र की लड़ाई करके उस क्षेत्र पर आधिपत्य था। फिर शेरशाह आया तो शेरशाह ने लड़ाई करके इस क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, शेरशाह का संबंध विशेषतः आपको बिहार से है, इसका जो जन्म है आपको बिहार में यहाँ दर्शाया जाता है, तो ये भी सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। 132 नंबर है, चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा के बारे में पूछा गया है, आप इसका आंसर देंगे मेदिनी राय। ठीक है, 133 नंबर देखिए, टकरोई की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? टकरोई की लड़ाई, ठीक है, किसके बीच में हुई थी? तो ये जो हुई थी आपको अब्दुल रहीम खान एक ख्वाजा अब्दुल रहीम खान एक खाना जुनैदी कर्रानी के बीच में। ठीक है, सवाल का कुछ तो ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर पे, मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था भाई? जब आक्रमण हुआ था उसमें मुगल का शासक कौन हुआ करता था? इसका ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका आंसर जो होगा वो होगा मधुकर शाह होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 135 पे आते हैं, कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? ठीक है, कौन हो गया था अंगरक्षक में? तो रंजीत सिंह हो गया था। ठीक है, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ठीक है, चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो इसका जो आंसर है वो होगा मानसिंह के नेतृत्व पे। आपको पता है मानसिंह कौन था? सेनापति था अकबर का। ठीक है, अब आइए 137 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपको अकबर का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि आपको झारखंड के क्षेत्र से होकर मान सिंह जो है झारखंड के क्षेत्र से होकर गुजरा था। जब बंगाल की ओर जा रहा था तो झारखंड की क्षेत्र से होकर गुजरा था और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 137 नंबर, मान सिंह ने कहा एक किले का निर्माण करवाया था? 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने कि ये जो रोहतासगढ़ है वहां पर एक किले का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। ठीक है, देखिए एक बात और क्लियर है, जैसे आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कुछ छात्रों को कि ये लोग झारखंड तो पहले से एक जंगल क्षेत्र रहा है, तो ये लोग यहाँ करने क्या आते थे? ठीक है, जंगल में इन लोगों को इंटरेस्ट क्या था कि ये लोग यहाँ पर आ गए? क्योंकि जंगल में मान सिंह को का कोई इंटरेस्ट नहीं था, अकबर का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो इधर अगर बंगाल वाला क्षेत्र था पूरा, ठीक है, और इधर देखिए बंगाल बिहार, और इधर से जब यूपी साइड से आप चलेंगे तो पहले सब एक था, तो बंगाल वाला क्षेत्र में और नीचे वाले क्षेत्र में जो है सो झारखंड से होकर गुजरना पड़ता था। तो बस उस क्षेत्र से होकर गुजरने के चक्कर में ही इतनी लड़ाई हुई है और कब ये सब चीजें हुई हैं। तो क्षेत्र से गुजरा गया था, इस रास्ता बनाया गया था, इस बस यही एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 138 नंबर है, अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? किसके नेतृत्व में किया था? तो टोडरमल के नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार कर लिया था। 139 क्वेश्चन देखिए, 139 क्वेश्चन पे क्या है? शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? ठीक है, तो किसका खींचा था? 139 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, मुगल वंश का खींचा था। ठीक है, मुगल वंश का खींचा था। एक चीज है, ऊपर में एक आंसर वहां पर थोड़ा सा गलत मारा गया है, तो बताया गया है किताब में, आप वहां पर मार लेंगे शंख नदी से हीरे मिलते थे और स्वर्ण नदी से सोना मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं 140 पे। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? मृत्यु हो गई जब अकबर की, तो मुगलों की अधीनता किसने नहीं माना था? तो वो दुर्जन साल था, राजा दुर्जन साल नहीं माना। आगे बढ़िए 141 नंबर क्वेश्चन पे, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में पाया जाता है? ठीक है, किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपको जहांगीर में पाया जाता है। 142 नंबर क्वेश्चन पे, किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी?
किस मुगल शाह ने दुर्जन को जो शाह की उपाधि दी थी, वो कौन सा मुगल शासक था? वो जो था जहांगीर था, जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार और आप जो भी इस चैनल पे हैं, अगर देख रहे हैं उसके बाद भी अपने लेजीपन के वजह से अगर आप लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी लाइक नहीं किए, जिनका लाइक होगा उनका बटन ब्लैक हो गया होगा, उनको जरूरत नहीं है, और जो नहीं लाइक किए एक बार लाइक कर लीजिए। 143 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है, दुर्जन साल ने कितनी वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? कितनी वार्षिक कर देना स्वीकार किया था भाई? 143 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है उसके सामने होगा 6000। ठीक है, दुर्जन साल ने 6000 वार्षिक कर दिया था और अपने क्षेत्र को बचाया था। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन पे आइए क्या है, किस चेरो राजा ने सड़क, ठीक है, किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? किसने लूटा था? सहबल राय ने, सहबल राय ने लूटा था। 145 पर आइए, शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? शाहजहां ने विद्रोह जो राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, कब किया था विद्रोह करके? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1622 ईस्वी में, और डेट है याद रख लीजिएगा, इसको लिख ही लीजिएगा। 146 नंबर पे है, शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1 हजारी मनसब प्रदान की थी? ठीक है, 1 हजारी मनसब प्रदान किसने जो है सो किसने की थी? किस चेरो राजा को किया गया था? शाहजहां ने किया था। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, प्रताप राय को। ठीक है, प्रताप राय को मनसब किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 147 पर आइए, औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया था? औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ठीक है, अब जो पलामू का फौजदार नियुक्त हुआ था वो हुआ था आपका मनकली खां। ठीक है, मनकली खां। 148 पर आइए, किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग का था? ठीक है, स्वर्ण युग पूछा गया है। ठीक है, स्वर्ण युग पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, मेदनी राय। चलिए सेशन को थोड़ा और फास्ट करते हैं, थोड़ा सा लेजीपन जो है सो देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री चीजें सबको बोरिंग लगती है, लेकिन सवाल आपको ऐसे ही डील करना है और एमसीक्यूज जो है इस तरह से देखते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा एनर्जेटिक होके हम और आप दोनों मिलके इस सेशन को जल्दी से खत्म करते हैं। सवाल अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है इसमें, अभी तो बहुत सारा सवाल बचा हुआ है। 149 नंबर पे आइए, मेदनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? मेदनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी बनने वाला कौन था भाई? तो उसका उत्तराधिकारी बनने वाला था रुद्र राय। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे। 150 पर आइए, किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? चुटिया का राम मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपको रघुनाथ शाह ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। चुटिया का तो अब याद कीजिएगा, चुटिया का राम मंदिर किसने बनवाया था? रघुनाथ शाह ने बनवाया था। 151 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस जिले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा कहां पर स्थित है? तो ये जो स्थित है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पलामू किला में। ठीक है, पलामू किला में नागपुरी दरवाजा स्थित है। 152 पे आइए, मुगलों ने कहां एक शाही टकसाल स्थापित की थी? शाही टकसाल जो मुगलों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कहां थी? तो वो जो थी राजमहल में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 153 पाइए, कुंडा राज की स्थापना किसने की थी? कुंडा राज के बारे में पूछा गया है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो जो की थी वो राम सिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे आइए 154 पर, किस शासक ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, एक मिनट, ये आपके ओवरलैप हो गया है तो हाँ, आगे एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस शासक ने, ठीक है, 154 नंबर, किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़, ठीक है, बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी ये आपको दलेल सिंह ने की थी। ठीक है, दलेल सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 155 पर बढ़ते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपको ब्लर टाइप का आया है, पूरा पढ़ के सुनाते हैं। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? ऑप्शन नंबर आपके सामने है, शाइस्ता खां, जफर खां, दाऊद खां और मान सिंह। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा शाइस्ता खां। ठीक है, चलिए आधुनिक इतिहास झारखंड के संदर्भ में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं।
तो इसका जो क्वेश्चन आगे का है 156 नंबर, निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो भाई ऐसा कौन सा झारखंड का शासक था जो मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो वो जो था आपके सामने है यदुनाथ शाह ने कर देना बंद कर दिया था। चलिए 157 पे आइए। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने कहाँ आक्रमण किया था? अलीवर्दी खान ने कहाँ पर आक्रमण किया था भाई 1734 ईस्वी में? वो जो किया था वो किया था चतरा में, ठीक है, चतरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं 158 नंबर क्वेश्चन पे। किस नागवंशी शासक के शासन काल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? प्रथम आक्रमण जो के बारे में पूछा गया है वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा, उदय शाह होगा, ठीक है। 159 नंबर पे आइए। किस नागवंश शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था भाई पहली बार प्रवेश? ये क्वेश्चन आपके जेपीएससी में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड पहली बार प्रवेश हुआ था? तो दर्पनाथ शाह में हुआ था, लेकिन जेपीएससी में पूछा गया था कहां से हुआ था, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आपको आगे है मिलेगा। 160 क्वेश्चन पर आइए। हिदायत अली खान ने किस शहर पर अपनी राजधानी बनाया था? हिदायत अली खान ने कहां पर बनाया था अपनी राजधानी? तो वो जो है हुसैनाबाद में बनाया था। चलिए थोड़ा आप एनर्जेटिक हो जाइए, ज्यादा सुस्त होने की जरूरत नहीं है और फटाफट इस सेशन को खत्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से इस सेशन को खत्म करेंगे। बहुत सारा सेशन होगा, बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए वीडियो पे, और बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इस बात की 100% गारंटी है, बहुत फायदा होगा, ठीक है। 161 नंबर पे आइए। क्या है? 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भाई जब लूटपाट हो रही थी तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर हबीब के द्वारा हो रहा था। चलिए नेतृत्वकर्ता कौन था? मीर हबीब था। 162 क्वेश्चन पे आइए। किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? ठीक है, कोई नागवंशी शासक जो था मराठाओं के आतंक से मुक्ति होने के लिए अंग्रेज से हेल्प लिया था, उसके बारे में उस शासक के बारे में पूछा जा रहा है, नागवंशी शासक के बारे में। तो ये जो है इसका आंसर जो है दीपनाथ शाह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 163 क्वेश्चन पे बंगाल के नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब कराई थी? ठीक है, इसका जो आंसर होगा 1712 होगा, सॉरी 1712, ऑप्शन नंबर सी होगा। 164 पे क्वेश्चन पे आते हैं। 164 क्वेश्चन आपके सामने है। 6 राज्य की 6 नहीं है, 6 है, 6, ठीक है, 6 मतलब 6 नहीं है, 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, 164 का आंसर जो होगा वो है बीघा। 165 पे आते हैं। 1620 ईस्वी में कितने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? ठीक है, कितने की गई थी? तो वो है किसने की थी स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना? विक्रम सिंह ने की थी। आपको याद रखना है कि अगर स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो विक्रम सिंह के बारे में बोलना है। कब की थी? तो 1620 ईस्वी में की थी। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल अब जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में होगा। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में इस सवाल होगा। 166 क्वेश्चन देखिए क्या है। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन कब हुआ था? मतलब झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण कब हुआ था भाई? जो पदार्पण हुआ था वो हुआ था 1767 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 167 में आइए क्या है। कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? सिंहभू पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? तो इसको जो भेजा गया था वो थे फगरियुन सन, ठीक है, फगरियुन सन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है गलत है, किताब में कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर जो हिंदी में इसको लिखा गया थोड़ा सा, तो एक कीवर्ड टाइप का आपको याद रख लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। 168 है। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? ठीक है, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है, तो किसको हटाकर किसको शासक बनाया था? तो इसका आंसर जो होगा 168 का आंसर जो है वो बी होगा, नीमू ढाल को, ठीक है, बनाया था। चलिए 169 नंबर पे आते हैं। 169 पे क्या है। अंग्रेज अधिकारी फॉरबिस एवं पोरहाट के राजा की मध्य संधि हुई थी। अंग्रेज अधिकारी फॉरबिस और पोरहाट
के राजा के बीच में संधि कब हुई थी भाई? तो ये जो संधि हुई थी, ये संधि आपका ऑप्शन नंबर डी 1773 ईस्वी में हुई थी। 170 पे आते हैं। 1773 में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास, पलामू, रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा? किसे सौंपा भार? जैकब को सौंपा था। 171 नंबर पे आइए दोस्तों फिर एक बार आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को एक बार लाइक, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए 171 नंबर पे आते हैं। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया था? ठीक है, 171 का जो क्वेश्चन आपके सामने है, कब किया था? तो इसका जो आंसर है वो होगा 1899 ईस्वी में। 172 पे आते हैं दोस्तों। किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया था? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा मेजर एडम्स। ठीक है, मेजर एडम्स। चलिए 173 क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। 173 क्या है? मुगल बादशाह शाह आलम ने, यहाँ डैश दिया हुआ है मतलब आपको भरना है, लाख, कितना लाख, मतलब पूछा जा रहा है कि कितना लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। ठीक है, मुगल बादशाह जो आज शाह आलम थे, तो शाह आलम ने कितने में दिया था? तो इसका जो है, इसका आंसर जो होगा वो होगा 26 लाख में दे दिया था। चलिए झारखंड में के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। अब ये सवाल, यहाँ से जो सवाल बन रहा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 174 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तमाड़ विद्रोह पूछा जा रहा है किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उरांव जनजाति से। चलिए 175 है। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन को एकदम नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1789। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेरो वंश के संदर्भ में क्वेश्चन 176 पे आइए। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? किसके विरुद्ध में चेरो विद्रोह शुरू किया गया था भाई 1800 ईस्वी में? तो ये जो शुरू किया गया था राजा के विद्रोह में। ठीक है, क्योंकि वहां पे अत्याचार और टैक्स वगैरह जो है सो ज्यादा हो गया था, तो इसके विद्रोह में ये विद्रोह शुरू हो गया था जनजातियों के द्वारा। चलिए चेरो जनजातियों के द्वारा। 177 के आता है। 177 क्वेश्चन क्या है? कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया? ठीक है, किसको अपदस्थ कर दिया और गोपाल राय को राजा बना दिया? तो वो जो है वो आदमी है जयनाथ सिंह, जिसको अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बना दिया। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। 178 पर आते हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? अब चेरो विद्रोह क्यों हुआ था आपको बताया गया, लेकिन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था आपको बता दें। चेरो वंश के जितने भी राजा वहां पे जमींदार हुआ करते थे, तो मतलब वहां का जो राजा था बहुत ही अत्याचारी था, जो बहुत ज्यादा कर लगान वगैरह सब लगाना, अत्याचार करना, तो इसी वजह से चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था सवाल उस पे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भूषण सिंह। ठीक है, भूषण सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है हो विद्रोह के संदर्भ में है। देखिए जितना भी विद्रोह आपको है, एक बार क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, एक सवाल कहीं से उठा देता है विद्रोह से, 2-4 सवाल तो होता ही है। हो विद्रोह के संदर्भ में सवाल पूछा जाएगा कि सन 1821 से 22 में, मतलब जो क्षेत्र पूछा जा रहा है, क्षेत्र के हो लोगों ने सिंबू के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। 179 क्वेश्चन। ठीक है, आंसर जो होगा वो होगा छोटा नागपुर। मतलब सन 1821 से 22 में छोटा नागपुर क्षेत्र के हो लोगों ने सिंबू राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, 180 पे आते हैं। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? तो वो थी
सेज के पास, रफ सेज के पास थी हो विद्रोह के समय। कंपनी सेना का जो कमान था वो रफ सेज के पास थी। चलिए 181 नंबर पर बढ़ते हैं। कोल विद्रोह के संदर्भ में क्वेश्चन है। कोल विद्रोह के संदर्भ में जो आपके पास सवाल आ रहा है वो 181 नंबर में देखिए पहला सवाल है, कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? ठीक है, किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था भाई? तो ये हुआ था आपको देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दीकू और जमींदार। दीकू क्या होता था? जो बाहर से आकर लोग बसते थे उसको दीकू बोलते थे। और जमींदार की हुआ था क्योंकि जमींदार कर बढ़ा देना, अत्याचार करना, ठीक है, तो ये सब चीजें होती थी। तो ये दोनों के विद्रोह के विरुद्ध कोल विद्रोह शुरू हुआ था, क्योंकि अंग्रेज के विद्रोह नहीं हुआ था शुरू, क्योंकि जमींदार जो है अंग्रेज जो है सो जमींदार पे प्रेस करते थे कि चीजों को ज्यादा करना है, कर वसूल करना है। और जमींदार से को बोला जाता था कि 3%, अगर सपोज 3% करना है तो लोग 30% करते थे, 3% यहाँ देते थे या 2% देते थे, बाकी रख लेते थे। तो इस जो है सो दीकू और जमींदार के विरुद्ध में कोल विद्रोह शुरू हुआ था। दीकू आपको पता है, बता दिया गया कौन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 182 नंबर पे आइए, कोल विद्रोह कोल एवं जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। किसका किसका संयुक्त विद्रोह था? तो इसका सवाल का आंसर जो है कोल विद्रोह, देखिए कोल और मुंडा जनजाति का जो है उसका एक संयुक्त विद्रोह था। 183 पे आइए, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? अब इसमें पूछा गया है कि इसमें जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से कौन ऐसा है जो कोल विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो आपके सामने इसका आंसर जो बनेगा वो होगा जतरा भगत। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है, कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? ये सवाल आपको जीपीएससी में भी पूछा गया है। तो चलिए इसको किसके नेतृत्व में गया हुआ है सवाल, देखिए ऐसे पढ़िएगा तो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन देखिए पूछा हुआ सवाल है। 184 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, कैप्टन विल्किंसन है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया था, सेना भेजी गई थी। 185 नंबर पे आते हैं, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? ये सवाल भी आपके लिए जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। ये सवाल आपको किताब में शायद कहीं कहीं पूरा डिटेल पढ़िएगा तो मिलेगा, तो एक छोटा सा आप नोट कर लीजिएगा, इसको आपके लिए बहुत जरूरी है। 185 नंबर पे आते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको डी होता है। ठीक है, रेगुलेशन 13 जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन 13 जो होगा। 186 पे बढ़ते हैं, कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया, उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? कोल विद्रोह के बाद, ठीक है, तो जो प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया उसका प्रथम गवर्नर कौन था भाई? उसका प्रथम गवर्नर था विल्किंसन, जिसके नेतृत्व में देखिए यहाँ जिसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, लड़ाई हुई थी। कोल विद्रोह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये भी पूछा जाता है बार बार। तो 187 नंबर जो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर होगा 1831 से 32 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 188 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अब भूमिज विद्रोह के संदर्भ में। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? ठीक है, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? ठीक है, इसको बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको ये चीज पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाए। इसको बोला जाता था गंगा नारायण का हंगामा, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 179 पे आते हैं, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? भाई आपको नेतृत्व पूछा जाता है कहाँ के राजा ने किया था भूमिज विद्रोह का, तो भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ था वो बड़ा भूम के राजा ने किया था। अब हम लोग 190वां सवाल पे आते हैं। भूमिज विद्रोह के संदर्भ में ही अभी तक सवाल चल रहा है। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? ठीक है, अब किसका संयुक्त विद्रोह था इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा देखिए जनजातीय जमींदारों, जनजातीय लोगों और दीकुओं। ठीक है, तो यहाँ दीकुओं नहीं होगा इस विद्रोह में। ठीक है, वो कोल विद्रोह आपको इसमें नहीं है, वो कोल विद्रोह था दीकू और जमींदार के खिलाफ। तो यहाँ पर जो विद्रोह किसके संयुक्त विद्रोह था, मतलब किस कौन कौन से दो लोग जो है जो इसको विद्रोह मिलकर लड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ दीकू तो खुद बाहरी थे, इनके खिलाफ खुद युद्ध होता था। तो ये यहाँ जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था जो दोनों मिलकर लड़ते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही होगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 191वां क्वेश्चन, कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह
को दबाने के लिए भेजा था। भूमिज विद्रोह को भी दबाने के लिए किसने भेजा था? अब वहां पर देखिए कोल विद्रोह को किसने दबाने के लिए भेजा था, तो आपको वहां पता था विल्किंसन। और यहाँ जब बोला जाएगा कि भूमिज विद्रोह किसको दबाने के लिए भेजा गया था, तो आपको पता होना चाहिए था टीमर। ठीक है, इस चीज को लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? कोल विद्रोह दमन करता कौन है? तो कैप्टन विल्किंसन। भूमिज विद्रोह दमन करता कौन है? टीमर। इस तरह से आप लिखते चलेंगे तो ठीक रहेगा। छोटी छोटी चीजें नोट्स करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका हमेशा काम देगा। 192 क्वेश्चन पर आइए। भूमिज विद्रोह में कहां के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? भूमिज विद्रोह ने कहां के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? 192 क्वेश्चन जो आपके सामने है, 192वां क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसका जो आंसर होगा वो होगा खरसावां। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 193 क्वेश्चन पे आते हैं। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था? दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपके सामने स्क्रीन पे है, और इसका आंसर जो है आपको मानभूम होगा। ठीक है, मानभूम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन संथाल विद्रोह के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि क्या है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ही सवाल ऐसा है जो रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। ध्यान दीजिएगा। 194 नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी एकोह कहा जाता है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जेपीएससी तो का फेवरेट क्वेश्चन एक्चुअली है। ठीक है, और आपको पता है कि आप सबको जेपीएससी देना ही है। जेपीएससी का फिर से 11 जेपीएससी का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ रहा है। जैसा कि बता दें, इस पे बैठक भी हुई थी और नियमावली को लेकर बैठक हुई थी। तो कुछ सवाल ऐसे भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इस पे बताइए। आपकी जो भी अपडेट है, देखिए इस चैनल पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते, हम किन्हीं पे कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हम एनालिसिस करके देखिए, हम हर एक दिन 2 दिन में 10-10, 2-2, 4-4 वीडियो एनालिसिस का डालेंगे और एक मैसेज होगा हम आप तक फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन हम एनालिसिस कर करके आपका अपना समय खराब नहीं करना चाहते हैं। इस पे परफेक्ट स्टडी है तो परफेक्ट स्टडी ही होगी, और इन्फॉर्मेशन जब इस पे जोड़ा गया है तो आपको इन्फॉर्मेशन वो दिया जाएगा जो ऑथेंटिक होगा। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। यहाँ हवाबाजी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ डेट निकल के फेल हो रहा है जेपीएससी और जेएसएससी में, तो वैसी चीजें नहीं करेंगे। जो ऑथेंटिक होगा, जानकारी हमें भी होती है उतना, लेकिन फालतू का आपका हमारा समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। तो चीजें हैं, पढ़ते चलिए, समय पे एग्जाम तो होगी ही, जब होगी आपको कंफर्म हम खुद इस पे इंफॉर्मेशन दे देंगे। आगे बढ़िए। झारखंड में किस क्षेत्र को दामिनी एकोह कहा जाता है? ठीक है, दामिनी एकोह किसे कहा जाता है आप सबको पता होगा, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। संथाल परगना को क्या कहा जाता था? दामिनी एकोह कहा जाता था। 195 पे आइए छात्रों। संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं कमियां। कमियां मतलब काम करने वाला, कि आपके घर में हम बंधुआ मजदूर हो गए, कुछ मेरा रह गया था आपके यहाँ कुछ सूद वाद का पैसा, तो हम आपके यहाँ बंद गए काम करने के लिए। रोज जाएंगे, या तो आपका गाय का, आपका जानवर का काम करके आएंगे, या फिर आपके घर में काम करेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे रहेंगे। ठीक है, चलिए 196 क्वेश्चन पे आइए। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन हुआ था? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 197 पर निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, ये चीज एकदम याद कर लीजिएगा, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो किसने बोला था ये बात? ये बात आपको बोला था, मतलब किस विद्रोह में बोला गया था? तो ये संथाल विद्रोह में बोला गया था इस चीज को। ये भी सवाल आपका रिपीटेड है। चलिए 198 पर आते हैं। सिद्धू एवं कान्हू को कहां फांसी दी गई थी? ये आपको जेएसएससी लेवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा है तो ये क्वेश्चन रहता है। तो 198 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका बरहेट। ठीक है, बरहेट, जहां से आपको पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री, जहां से उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, तो बरहेट है। ठीक है, सिद्धू कान्हू को फांसी दी गई थी बरहेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 199 पर संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई थी? 199 पर जब आते हैं सवाल का, तो इसका जो आंसर होगा 30 नवंबर 1856। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 200 मतलब 200 सवाल पे बढ़ते हैं, 200वां सवाल पे, कि संथाल परगना
का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो सवाल बनाए गए हैं बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट बनाए गए, ठीक है, तो इसको आप देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? सवाल अच्छा है। इसका जो आंसर होगा एस्ली एडेन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 201 क्वेश्चन देखिए, 201वां क्वेश्चन क्या है? प्रति वर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस, हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है? तो 201 का जो आंसर होगा वो होगा 30 जून, ठीक है, 30 जून। अब आगे क्वेश्चन जो 202 से शुरू होगा वो सरदारी आंदोलन के संदर्भ में होगा। तो पहला उसको क्वेश्चन है 202 नंबर का है कि झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सरदारी आंदोलन से। 203 नंबर का है किसने अपनी पुस्तक द मुंडा में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? ठीक है, द मुंडा में सरदारी आंदोलन का उल्लेख हुआ है, तो ये किसने किया है? ये किया है आपको एस.सी. रॉय ने, एस.सी. रॉय ने। 204 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में 2, 4, 5 सवाल तो की पॉइंट्स की वजह से गलत होते ही होंगे, ये एकदम नॉर्मल बात है। जो आप दिन रात पढ़ के जाते हैं, जिनको पता है, ये ह्यूमन नेचर है, गलती होती है, लेकिन थोड़ा हम लोग इस पे भी अगर इस पे काम करते हुए चलेंगे कि की पॉइंट्स पे भी ध्यान देंगे तो शायद ये 2, 4, 5 सवाल जो आपसे नहीं गलती होता है वो ना हो, ठीक है, ना हो तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए इसकी वजह से, और इसी की वजह से अगर गलती होती है तो सिलेक्शन नहीं होता है कई छात्रों का। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 204 सवाल क्या है कि निम्न में से सरदारी आंदोलन का उद्देश्य जो है क्या नहीं था? तो कीवर्ड्स पे क्या नहीं था इसका सवाल? जाति प्रथा की समाप्ति, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ जाति प्रथा की समाप्ति, तो इस पे जो है सो नहीं है, ठीक है, इस पे इसका कोई उद्देश्य नहीं था। 205 सवाल खारवार आंदोलन के संदर्भ में, खारवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खारवार आंदोलन का नेतृत्व रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भागीरथ मांझी, ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन में मदिरा का विरोध हुआ था? मदिरा मतलब पता है कि शराब के बारे में, जो जंगलों में शराब बनते थे, हड़िया बनते थे, महुआ का जो शराब बनता था उसका विद्रोह किया गया था, ठीक है। आपको खारवार जो युद्ध हुआ था तो उसमें खारवार युद्ध में मदिरा का जो शराब का सेवन होता था उसका विद्रोह किया गया था, उसका भी विद्रोह किया गया था इस युद्ध में, ठीक है, खारवार में। आगे क्वेश्चन देखिए, क्या खारवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? बहुत अच्छी बात है, खारवार आंदोलन का भी क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है आपका। तो 207 का जो है सफा 4, आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज पता होगा, सफा 4 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 208 क्वेश्चन पे। खारवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? सवाल आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, और ऑप्शन नंबर सी होगा संथाल, ठीक है। खारवार आंदोलन जो है संथाल जनजाति से संबंधित था। 209 पर आते हैं। खारवार जो है आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? खारवार आंदोलन से उदासीन लोगों को क्या कहा गया था? तो ये उदासीन लोगों को बोला गया था बाबजिया। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे से जो क्वेश्चन है वो बिरसा मुंडा आंदोलन के संदर्भ से है। इस अभी जो बिरसा मुंडा आंदोलन के संदर्भ से क्वेश्चन होगा ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सवाल इससे बहुत सारे होते हैं। ये सवाल सिर्फ ना कि झारखंड से आपको मिलेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन से, बल्कि आपको इंडिया में कोई भी लेवल का एग्जाम देते हैं, जीएस पूछा जाता है तो यहाँ से सवाल रहता है, ठीक है, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो चलिए 210 नंबर पे क्या है? बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? पहला ही इसका क्वेश्चन जो है सो बहुत तगड़ा है, बहुत यूनिक, मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 210 का जो कब शुरू हुआ था? 1895 से। चलिए फटाफट बढ़ते चलते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? भगवान के अवतार के रूप में मिली है। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है क्वेश्चन का आंसर, कि बिरसा मुंडा को ही भगवान बोला जाता था, ठीक है, अपने आप को भगवान घोषित किए थे ये। और आपको बता दें कि इनके गुरु कौन थे, ठीक है, इनके गुरु जो थे अमर पांडे थे। चलिए इनके जो राजनीतिक गुरु थे। चलिए 212 में क्या है? बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था?
बिरसा मुंडा आंदोलन जो था किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको जमींदारों के विरुद्ध युद्ध हुआ था। 213 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य क्या नहीं था भाई, ये आप बताइए। सवाल आपके पास है, ऑप्शन भी आपके पास है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लगान नहीं देना। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था इसका उद्देश्य नहीं था, इस मतलब इस लगान को लेकर लड़ाई नहीं था ये। ठीक है, चलिए 214 नंबर है, बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहां से गिरफ्तार किया था? ठीक है, कहां से गिरफ्तार किया था बिरसा मुंडा को? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने, वहां के सिपाहियों ने कहां से किया था? तो ये जो किया था वो रांची से किया था। ठीक है, इसीलिए ये रांची जो है बिरसा मुंडा की धरती बोली जाती है। चलिए 215 नंबर पे आइए, बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपके सामने है, 25 दिसंबर 1897 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 दिसंबर 1897। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया था? सवाल बहुत अच्छा है, रिपीटेड ये भी सवाल है। ठीक है, चलिए 216 पे है, जो गुमला पे बनाया गया था। ठीक है, गुमला को अनुमंडल बनाया गया था। 217 पे आते हैं, 217 क्या है, निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खूंट कार्य व्यवस्था को लागू किया गया था? 217 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आंदोलन किस आंदोलन के पता है आपको? बिरसा मुंडा आंदोलन के तहत ही हुआ था, जो व्यवस्था हुई थी मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था जो हुई थी बिरसा मुंडा आंदोलन के समय में। 218 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब जो क्वेश्चन होगा टाना भगत आंदोलन के संदर्भ में होगा। निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा से जन्मा था? ठीक है, मतलब ये नहीं कि कोई बिरसा मुंडा से जन्मा था, मतलब बिरसा मुंडा आंदोलन से कौन सा ऐसा आंदोलन था जो जन्मा था, सो बोला गया है, वो पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टाना भगत आंदोलन। ठीक है, जो बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्म लिया था, मतलब उससे निकल कर आया था, उसी से प्रेरित होकर दूसरा एक आंदोलन शुरू हुआ। 219 पे क्या हुआ, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, इसका जो है ये 1914 ईस्वी में, तो टाना भगत आंदोलन जो है 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। 220 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने, टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? ठीक है, तो ये जो जनजाति की शाखा बोला गया है वो एक उरांव जनजाति की शाखा थी उस समय। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो है वो 221 नंबर है, जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो 221 का जो आंसर होगा वो होगा टाना भगत। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 222 नंबर बढ़ते हैं। निम्न में से किन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? ठीक है, सहयोग किसने किसने दिया था? तो टाना भगत में दिया था। ये चार ऑप्शन में इसमें जो है टाना भगत जो है सो इसमें सहयोग दिया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल होगा इसमें। सन 1857 का जो विद्रोह हुआ था, झारखंड से जो संबंध बनते हैं, मतलब 1857 का विद्रोह झारखंड के संदर्भ में जो सवाल बनेंगे वो आपके सामने होगा। चलिए ये बढ़ते हैं, इससे पहले अगर अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लाइक नहीं किए, एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार लाइक कीजिए, सेशन को देख लीजिए वो आपका जो बेल आइकन वाला बटन दबा हुआ है कि नहीं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कर लीजिए, सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए, फिर वापस सेशन में आके देख लीजिए। 223 नंबर क्या है, या फिर आप लास्ट में एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर ये पता चला ये पहली अंतिम ही हो गई, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। हालांकि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को बहुत आप शेयर करेंगे। सवाल देखिए 223 नंबर है, 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर के कौन से गांव से प्रारंभ हुआ था भाई? तो आपको पता है रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 224 नंबर, 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या कर दी गई थी? तो किस मेजर की हत्या कर दी गई थी इसमें? तो ये मेजर लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल दोनों है, अभी तक पूछा गया सवाल है, रिपीटेड होता है। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय बना था वो था
आपको रांची में। ठीक है, याद रखना है। आपको ऑप्शन हो सकता है रामगढ़ भी दे दे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिमाग में बैठा लेना है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। ठीक है, चलिए जिसमें था उसमें रामगढ़ तो था ही नहीं। 226 नंबर क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहां से नेतृत्व किया था? सुरेंद्र शाही का नेतृत्व कहां से हुआ था 1857 में? तो ये सवाल देखिए पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये भी पूछा गया, नहीं अगर यकीन है तो आप जेपीएससी और जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को। जो आपको बता रहे हैं वो पूछा गया सवाल रहता है, पूछा जा रहा है इसीलिए आपको बता रहे हैं। इसका आंसर जो होगा हजारीबाग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 227 पे। 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? 1857 में जब विद्रोह हो रहा था उसमें रांची का कमिश्नर कौन था? तो इसका जो कमिश्नर था वो था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन। अब याद रखना है कि 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उसमें रांची का कमिश्नर कोई था, तो रांची का कमिश्नर कौन था? तो वो डाल्टन था। 228 क्वेश्चन पे आते हैं। 228वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पलामू में किसने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो 228 का आंसर जो होगा वो नीलांबर पीताम्बर ने किया था। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर के नाम से उनकी याद में वहां की यूनिवर्सिटी भी है, तो नीलांबर पीताम्बर जो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो याद रखना है पलामू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। 1857 का जो विद्रोह नेतृत्व किया था विद्रोह का, नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में हुआ था। 229 से 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहां से विद्रोह किया था? एक काम करेंगे आप 1857 का लिख लेंगे इधर और इधर लिख लेंगे नेतृत्व करता। ठीक है, कहां से किया था और किसने किया था? तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि अर्जुन सिंह ने किया था, तो कहां से किया था? ये जो किया था आपको सिंहभूम से किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 230वां क्वेश्चन पे। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ जो लागू किया गया था 10 अगस्त 1857 को झारखंड में मार्शल लॉ लागू किया गया था। 231 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 231 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किसे फांसी दी गई थी? ठीक है, तो किसे फांसी दी गई थी? टैगोर हिल, जहां पर अभी एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ कम और कपल प्लेस ज्यादा ये बन गया है। और यहाँ पर एक बहुत, देखिए सबसे पहले इसका आंसर आपको बताते हैं, इससे एक फैक्ट बताते हैं आपको जुड़ा हुआ। तो इसका जो आंसर होगा उमराव सिंह। ठीक है, उमराव सिंह शेख भिखारी। ठीक है, रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किसे फांसी दी गई थी? ठीक है, अब आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो टैगोर हिल है ना, टैगोर हिल में एक बात भी लिखा जाता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, टैगोर हिल नाम पड़ने के कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो यहाँ पर बैठ के अपनी गीतांजलि, जो उनकी गीतांजलि है वो यहीं पर बैठ के लिखे थे। ठीक है, इसलिए ये चीज फेमस थी और यहाँ पर जिस जगह का नाम टैगोर हिल रखा गया। आगे बढ़ते हैं 232 सवाल। दोस्तों ये सवाल जो है 232 में बढ़ने से पहले एक बार आपको क्लियर कर दे कि यहाँ जो फांसी दी गई है ये थोड़ा सा डेटा सही नहीं लग रहा है। उमराव सिंह और शेख भिखारी को यहाँ पर फांसी ये बता रहे हैं डॉक्टर मनीष रंजन की टीम, और ये बता रहे हैं कि फांसी यहाँ दी गई थी, जबकि तमाम जगह पर जो है आपको पूरा गूगल कीजिए या फिर किताबें पढ़िए, वहां पर आपको हर जगह पर बताया जाएगा कि उमराव सिंह और शेख भिखारी को जब चूटू पालू घाटी, जो आप रामगढ़ से चलते हैं रांची की ओर बढ़ते हैं, तो वो जो घाटी मिलती है उसी घाटी से हल्का आगे आइएगा तो वहीं पर उसको फांसी दी गई थी। और आप ध्यान देंगे कभी अगर उस रास्ते से आते हैं तो जब चूटू पालू घाटी रामगढ़ की ओर से चलते हैं रांची की ओर, तो घाटी खत्म होती है। घाटी खत्म होने के बाद आप एक जगह देखिएगा राइट साइड में एक गेट लिखा हुआ है, शेख भिखारी गेट द्वार। ठीक है, तो जगह वहीं पर बताया गया था फांसी देने का। ये पता नहीं इस डेटा में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो जो भी आपको हम क्लियर करते चलेंगे जो लिखा हुआ है। 232 पे देखिए क्या है। 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली गई थी? ठीक है, 1857 के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति को जब्त कर लिया था? तो वो जो है वो है जगल्लनपुर। ठीक है, यहाँ की चीजें जब्त कर ली गई थी। तो आगे क्वेश्चन देखिए 233 क्वेश्चन क्या है। 233वां क्वेश्चन, पूरे सेबू क्षेत्र में 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? सर्वमान्य नेता के बारे में आपको पूछा जा रहा है। 233 क्वेश्चन है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर अर्जुन सिंह। ठीक है, अब आइए विविध मतलब इसमें जो और सारे सवाल बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और 234 नंबर क्या है, निम्न में से किस नागवंशी शासक, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन होगा सब मिला जुला होगा आपको भारत झारखंड के इतिहास के संदर्भ
में। तो झारखंड के इतिहास के संदर्भ में मिला जुला क्वेश्चन को देखते हैं, विविध इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन वहां से छूटता है यहाँ पर बनता है। चलिए और क्या है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा की प्रचलन शुरू की थी? किसने की थी? तो ये किया था कंचन राय ने। चलो 235 नंबर पे आप लोग आइए, निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था? सत्ता को स्थापित किया था, किसने किया था? 235 का आंसर जो होगा वो होगा आपके सामने है भागवत राय ने। ठीक है, 236 पर आइए। 236 का क्या है, शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? शाहजहां, ठीक है, मुगल वंश के शासक थे और मुगल वंश का शासक था, और पलामू वंश के जो शासक है नरेश प्रताप राय। ठीक है, इतना ही लोग को इज्जत देना ठीक नहीं है शाहजहां लोग को। शाहजहां और पलामू का जो नरेश प्रताप राय, मैंने इनको इज्जत दे सकते हैं आप। इनके बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 236 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, वो डी नंबर है 1644। ठीक है, 237 नंबर क्या है, 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच में समझौता हुआ था? 1692 में समय पूछा गया है, ऑप्शन देखिए आपके सामने है। ठीक है, 237वां प्रश्न है, तो उसका ऑप्शन जो है किस किस के बीच हुआ था? राम शाह के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 238 पे। चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह कब हुआ था, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज का आंसर जो होगा वो 1769 ईस्वी में हुआ था। 239 पे आइए। 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़, छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये सवाल जो है इसका आंसर जो होगा आप लोगों का वो है S.G. विटली। ठीक है, S.G. विटली को कलेक्टर नियुक्त किया गया था। सवाल 240वां पर आइए। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? ठीक है, कब फांसी दी गई थी? 1785 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 241 पर आइए। क्या है, जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, जमींदारी पुलिस के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो थी 1806 ईस्वी में हुई थी। 242 पर आइए। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1824 ईस्वी में कहाँ हुई थी? सवाल थोड़ा सा हटकर है लेकिन विविध में डाला है, तो आपको इंपॉर्टेंट है। जब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर ये सवाल फिर मिल सकता है आपको। तो 242 का जो आंसर होगा वो होगा नामकुम। ठीक है, लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए गए थे? नामकुम में 1824 में। 243वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना की गई थी? 1836 में पूछा गया है कि किस जिले की स्थापना की गई थी 243 नंबर पे। तो वो जो है उसका आंसर जो होगा वो होगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। चलिए 244 क्वेश्चन पे आते हैं। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? कोल्हान क्षेत्र में पूछा गया है विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? तो ये सवाल का आंसर जो है वो होगा 1837 ईस्वी में आपको विल्किंसन रूल लागू हुआ था। 245 पर आइए। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? ठीक है, सवाल अच्छा है। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? तो ये धर्म का जो प्रवेश हुआ था वो था ईसाई धर्म का प्रवेश। ठीक है, 246 क्वेश्चन पर आइए। 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? ठीक है, 1859 में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था। वो जो किया गया था वो छोटा नागपुर क्षेत्र में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 247 का। किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में छूटने के बाद राजधानी क्या है दोईसा में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया था? 247 नंबर का क्वेश्चन है। 247 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो दुर्जन शाह होगा। ये भी दुर्जन साल ही होगा क्योंकि शाह की उपाधि इनको दिया गया था। तो दोनों चीज लिख सकते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्या है 248 है आपके सामने। पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, इसका जो आंसर है होगा गोवंशी राजा। ठीक है, गोवंशी राजा। 249 नंबर पर आइए। सवाल ज्यादा अब नहीं बचा हुआ है, थोड़ा ही सवाल है। छोटा नागपुर पठारी क्या है? छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग नदी घाटी क्षेत्र को 24 का मैदान कहा जाता है? ठीक है, सवाल है 24 का मैदान किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपको रांची के पठारी भाग क्षेत्र को।
चलिए आगे बढ़ते हैं 250 क्वेश्चन पे। झारखंड के किस शहर में आंड्रे हाउस, गवर्नर हाउस जिसको बोलते हैं, स्थित है? तो आंड्रे हाउस जो स्थित है वो है रांची में। ठीक है, रांची में आंड्रे हाउस, जिसको गवर्नर हाउस बोलते हैं, स्थित है। कहाँ गवर्नर हाउस है आपको पता है? 251 नंबर पर आएंगे दोस्तों। 251 नंबर पे क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था गठन 1915 ईस्वी में हुआ था। लिख लीजिएगा, ये जरूर इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब? 1915 ईस्वी में हुआ था। 252 ईस्वी में चलते हैं। 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? हुआ था इग्नेस बेक जो है, इनके नेतृत्व में इनके आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। 253 सवाल पे आते हैं। 253वां सवाल क्या है? 1941 ईस्वी में ऑल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। ठीक है, 1941 में ऑल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से? इसका संबंध जो जनजाति के बारे में बोला गया है वो है आपको संथाल जनजाति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 254वां क्वेश्चन। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था वो आपको 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब 255 क्वेश्चन पे आइए। 255वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन हुआ था? गठन से सवाल काफी है, पूछा भी जाता है, तो इस जब संदर्भ में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको नोट कर लेना जरूरी है। एक तरफ लिख लीजिए पार्टी, एक तरफ लिख लीजिए स्थापक, और एक थोड़ा लिख लीजिए स्थापना। कौन कौन किया था, पॉइंट लिखा जाएगा। आपको खुद से चीजें लिखी हुई बहुत याद रहती है। तो इसमें यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो होगा आपको जस्टिस रिचर्ड के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। 256वां क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? ठीक है, ये जो आंसर होगा 256 नंबर का बी होगा, हो जनजाति। ठीक है, चलिए सवाल ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बस खत्म होने पे है। और थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे इस 257 क्वेश्चन थोड़ा ब्लर टाइप का है, आपको पढ़कर सुना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चर एसोसिएशन। ठीक है, सवाल फिर से पढ़ते हैं। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चर एजुकेशन का गठन कब हुआ था? तो 257 क्वेश्चन क्या है? 257वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा कि इसका गठन जो 1952 में हुआ था, 1952। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? तो वो जो विलय हुआ 1963 ईस्वी को हुआ। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको पढ़ के हम सुना दे रहे हैं। 259 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय आदिवासी परिषद विकास परिषद का गठन के बारे में पूछा जा रहा है। जो आपका आंसर यहाँ पर 1966 होगा। 1966 में ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं 260वां क्वेश्चन पर। हुल पार्टी का गठन कब हुआ? हुल पार्टी का गठन कब हुआ? लिख लीजिएगा। हुल पार्टी का गठन जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। 261 नंबर पे आइए। 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन हुआ था? अब आप एक तरफ लिखते चलेगा कि समाज कब और कहाँ हुआ था स्थापना, मतलब कौन किया था, कब हुआ था, किस समय। ठीक है, ठीक है, इधर समाज लिखिएगा, स्थापक लिखिएगा, स्थापना लिखिएगा, किसने किया। ठीक है, कौन सा समाज है, किसने स्थापना किया, कब हुआ, इस तरह का लिख लीजिएगा पॉइंट बनाकर। तो 1969 ईस्वी में जो समाज, किस समाज द्वारा शिवाजी समाज की का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था वो है कुर्मी समाज के द्वारा, कुर्मी समाज के द्वारा। ठीक है, 262वां क्वेश्चन पे है सोनो तो संथाल समाज का गठन कब हुआ था? सोनो समाज संथाल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1970 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 263 पे आइए। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसके द्वारा किया गया था? मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसके द्वारा किया गया था? 263वां क्वेश्चन पे देखिए, तो इसका गठन जो किया गया था वो A.K. रॉय के द्वारा किया गया था। A.K. रॉय के द्वारा मार्क्सवादी समन्वय का गठन किया गया था। चलिए सवाल 264वां है। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। किसके संदर्भ में हुआ था?
ठीक है, किसके संदर्भ में हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था आपको विनोद बिहारी महतो के संदर्भ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, जिनके अभी अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन है। तो इस पार्टी के अभी नेता आपको सीएम है। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसके सीएम जो भी हेमंत सोरेन है उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, कहां से है? तो बरहेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने 165 सवाल देखिए है। 165वां सवाल क्या है? संथाल परगना स्वशासी विकास, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका गठन? 1981 ईस्वी में। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1981 में। 266वां क्वेश्चन है, आदिवासी हो समाज महासभा का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1985 ईस्वी में, ठीक है। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण 1985 ईस्वी में हुआ था। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण जो है, इसकी स्थापना जो है वो 1981 ईस्वी में हुआ था। अब ये नहीं होगा, 1981 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 265 का जो आंसर होगा वो होगा 1981। आगे बढ़ते हैं 266वां क्वेश्चन पर कि आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 ईस्वी में। ये क्लियर है? 267 पे आइए। 1986 में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, जिसको आजसू कहते हैं, आजसू का गठन कब हुआ? 1986 ईस्वी में हुआ। तो जो गठन हुआ तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा हैं, जो अभी भी हैं, ठीक है। इस पार्टी का गठन किए थे और ये विधायक भी रह चुके हैं। अभी ये बहुत ही आपको जो ये 32 खतियान के मांग को लेकर जो विद्रोह हो रहा है, ये चीजें हो रही है झारखंड में, तो उस चीजों में इनका भी एक एक्टिव है। जिस तरह से कभी हाल फिलहाल क्रांतिकारी निकल कर आए हैं, तो उसी तरह से ये भी एक शुरू से रहे हैं क्रांतिकारी, और सूर्य सिंह बेसरा अभी भी हैं। तो ये जो है आजसू पार्टी का यही गठन किए थे, ठीक है। चलिए 268 में झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा 1987 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 ईस्वी को हुआ था। चलिए 269 में आते हैं। 1988 ईस्वी में किस पार्टी का गठन, किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? किस पार्टी के द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो ये जो मांग की गई थी वो भाजपा पार्टी के द्वारा की गई थी, ठीक है। 1988 ईस्वी में भाजपा पार्टी ने इसकी अलग राज्य की मांग की थी। चलिए 270 क्वेश्चन पे आइए। 217वां क्वेश्चन क्या है? 1979 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? झारखंड विषयक समिति का गठन जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? वो डी के द्वारा किया गया था, मतलब भारत सरकार के द्वारा किया गया था। 1979 ईस्वी में झारखंड विषयक समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। 271वां क्वेश्चन क्या है? झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था? तो इस पार्टी का गठन जो हुआ था वो हुआ था झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए 272वां क्वेश्चन पे आते हैं। 272वां क्या है? 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इनके प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, तो इनके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? शिबू सोरेन, ठीक है। गठन कब हुआ, कौन सी पार्टी है, कौन अध्यक्ष बने थे, सब क्लियर है। यहाँ से 3 सवाल आपका बनता है। 273 में आइए। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहाती के किस जिले में है? ठीक है, सवाल बहुत हल्का है, बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन क्या आपके लिए छोड़ दिया जाए कमेंट में? चलिए ये भी क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, उसका आंसर करके कमेंट कीजिएगा। 274वां क्वेश्चन आपके लिए है, नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला डोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ठीक है, डोईसागढ़ किस जिले में स्थित है? तो 274 नंबर जो है उसका आंसर होगा गुमला,
ठीक है। अब जो यहाँ पर देखिए सवाल आपको विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था है, इसको एक अलग वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये अलग फ्लेवर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन लगेगा, तो इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल सवाल 274 हुआ है, बहुत सवाल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन था तो वो हम क्लियर करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए अब इसमें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी इस पे मिलेगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। हर कोई लाइक कीजिए, लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हैं, ठीक है, लाइक करने में आपका पैसा नहीं लग रहा है, एक बार जो है सो आप लाइक कर लीजिए। और नेक्स्ट जो भी इस पे होगा, ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी झारखंड इतिहास पे हुआ, फिर आंदोलन पे होगा, इसका भूगोल पे होगा, इसका अर्थव्यवस्था पे होगा, इसका राज्य व्यवस्था पे होगा। तमाम वो सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आपका जितने भी जेएसएससी सीजीएल जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब अलग अलग से बना देंगे। उसके बाद जो है यूपीएससी में इसका अलग जो होगा वो सीएनटी एसपीटी होगा, उसका भी अलग से, लेकिन थोड़ा लेट से बनेगा, ठीक है। पहले इस पे पूरा कमांड कर लीजिए, फिर उसको लास्ट में हम बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और उम्मीद है आप लोग बहुत प्यार देंगे इस वीडियो को। सब्सक्राइब जो नहीं किए कर लेंगे, बेल आइकन कॉल करेंगे, हर कोई लाइक जरूर कर देंगे और शेयर करेंगे। हर कोई अगर शेयर करते हैं, आप कहीं भी सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, और आप लोगों के लिए मेहनत करना है, अगर अच्छा लगता है तो आप कहीं भी शेयर कर दीजिए। कोई गलत चीज है नहीं कि आपको कोई बोल देगा, शेयर कहीं भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।